तो मेटेलिक हाइड्राइड्स कल हमने इसके बारे में आप लोगों को कुछ बता दिया था। मेटेलिक हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन अगर ग्रुप डी ब्लॉक एलिमेंट से रिएक्ट करती है, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 3, 4, 5 और 10, 11, 12 ये जो ग्रुप है ना, इनके एलिमेंट के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन हाइड्राइड बनाती है, जिसे हम बोलते हैं मेटेलिक हाइड्राइड। समझ में आ गई बच्चों बात? तो अब इसमें जो मेटेलिक हाइड्राइड है ना, ये मेटल, जैसे मेटल के जो एटम्स है, जैसे ये मेटल के एटम्स है, ये मेटल के एटम्स है। अब इन एटम्स के बीच में कुछ गैप भी होती है, आपको पता है, जिसे हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटर एटॉमिक स्पेस। इंटर एटॉमिक स्पेस मतलब एटम के बीच की स्पेस। अब इन एटम के बीच की स्पेस में हाइड्रोजन जाके ट्रैप हो जाती है। ये देखो, ये हाइड्रोजन ये इतने से गैप में जाके फिक्स हो गई, ट्रैप हो गई। यहाँ पे हाइड्रोजन आ गई, यहाँ हाइड्रोजन आ गई। ये जो गैप है ना इनके बीच में, एटम्स के बीच का गैप, इन गैप में क्या होती है, हाइड्रोजन गैस ट्रैप हो जाती है इस टाइप से। तो इस वजह से इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। इस वजह से इसको क्या नाम दिया जाता है, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी बोलते हैं। अब इंटरस्टिशियल हाइड्राइड है तो इनका जो डेंसिटी है ना बेटा, इनकी डेंसिटी इनके मेन एलिमेंट्स की कंपैरिजन में कम होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं लेंथेनम की, लेंथेनम की बात करते हैं, लेंथेनम ग्रुप डी का एलिमेंट है। लेंथेनम ग्रुप डी का एलिमेंट है, ठीक है, ग्रुप डी का एलिमेंट है लेंथेनम। अब डी के अंदर लेंथेनम में, लेंथेनम की डेंसिटी अगर हम फाइंड करें, लेंथेनम की डेंसिटी देखें और लेंथेनम की हाइड्राइड, लेंथेनम का हाइड्राइड है LaH, LaH 2.87, 2.87। लेंथेनम का हाइड्राइड है LaH 2.87। ये हाइड्राइड है, इसका नाम है हाइड्राइड का। अब इन दोनों का अगर हम कंपेयर करें तो इसकी डेंसिटी कम होगी। मतलब लेंथेनम के जो हाइड्राइड है ना, इनकी डेंसिटी क्या होती है बच्चों, लो होती है। और जो एटम है, लेंथ जो मेटल एटम है, इनकी डेंसिटी क्या होती है बेटा, हाई होती है। रीजन यहाँ पे क्या है, रीजन यहाँ पे ये है कि ये जो हाइड्रोजन ट्रैप हो जाती है ना इंटर एटॉमिक स्पेस में, ये स्पेस है ना, ये जो स्पेस, इस स्पेस में जब हाइड्रोजन गैस, इसमें जब हाइड्रोजन ट्रैप हो जाती है, इसमें जब हाइड्रोजन ट्रैप हो जाएगी तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस होती है, इसका बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड होती है, बहुत ज़्यादा कम इसका एटॉमिक वेट होता है, आप सभी बच्चों को पता है। अब इसकी हम प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी सबसे पहला है इसकी प्रॉपर्टी मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर, मेटेलिक लस्टर का मतलब क्या है, इनमें मेटल जैसी चमक होती है, उसको हम बोलते हैं मेटेलिक लस्टर। सेकंड पॉइंट है डेंसिटी इनकी कम होती है, डेंसिटी इज लोअर देन दैट ऑफ मेटल। डेंसिटी कैसी होती है, लो होती है, ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कैसे होते हैं, नॉन स्टाइकोमेट्रिक होते हैं। दीज हाइड्राइड आर नॉन स्टाइकोमेट्रिक, नॉन स्टाइकोमेट्रिक होते हैं। अब नॉन स्टाइकोमेट्रिक का मतलब क्या है, नॉन स्टाइकोमेट्रिक का मतलब है इनके जो एटम्स है ना, इनका रेशियो होल नंबर में नहीं होता। जैसे लेंथेनम और हाइड्रोजन, इसका जो रेशियो है वो 2.87 है। लेंथेनम और हाइड्रोजन, इनका जो रेशियो है ना 1:2.87, ये नॉन स्टाइकोमेट्रिक रेशियो हो गया, होल नंबर में नहीं है, दशमलव में भी आएगा। जैसे हमने पढ़ा था बेटा सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड में इनका जो रेशियो है ना, सोडियम और हाइड्रोजन का रेशियो वो 1:1 है। कैल्शियम हाइड्राइड, ये दोनों किसके एग्जाम्पल है, आयोनिक हाइड्राइड के एग्जाम्पल है। ये भी आयोनिक हाइड्राइड है, ये भी आयोनिक हाइड्राइड है। इसमें कैल्शियम और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो क्या है, 1:2 है। ये आयोनिक हाइड्राइड की बात करें। मेटेलिक हाइड्राइड के अंदर ये रेशियो होल नंबर में नहीं होता है, किसमें मिलेगा हमें, पॉइंट में भी मिलेगा। हाइड्रोजन
होल नंबर में नहीं होगी, मतलब एक एटम के साथ में 2.87 क्या होगी हाइड्रोजन, एक एटम के साथ में 2.87 हाइड्रोजन के एटम होंगे एक एटम के साथ में जुड़े हुए। यहाँ पे एक एटम के साथ में एक हाइड्रोजन का एटम जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक एटम के साथ में 2 हाइड्रोजन के एटम जुड़े हुए हैं। इसी टाइप से देखो ये ट्रियम YbH, इसके अंदर जो ये जो हाइड्राइड है ना, इसका जो रेशियो होता है वो है 2.55, मतलब एक एक YB है और उसका हाइड्रोजन के साथ में रेशियो 2.55 है, एक ये है तो ये 2.55 हाइड्रोजन 2.55। ठीक है, इसी टाइप से टाइटेनियम, इसमें रेशियो है 1.5 से लगाकर 1.8 के बीच में, तो ये नॉन स्टाइकोमेट्रिक हाइड्राइड होते हैं। बात समझ में आ गई? नॉन स्टाइकोमेट्रिक हाइड्राइड क्या होता है, मीनिंग। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये इंटरस्टिशियल हाइड्राइड होते हैं। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड का मीनिंग अभी हमने बता दिया कि ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस जो है ना, हाइड्रोजन मेटल के क्रिस्टल में क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है। मेटल क्रिस्टल में हाइड्रोजन ट्रैप हो जाती है और इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बोलते हैं। अब ये जो हाइड्राइड है ये क्या करते हैं अपनी सरफेस पे, ये जो हाइड्राइड है जैसे मेटल है, ये सपोज एक मेटल है, डी ब्लॉक एलिमेंट की मेटल है। अब ये मेटल क्या करेगी, अपनी सरफेस पे हाइड्रोजन को ट्रैप कर लेगी, हाइड्रोजन गैस को ट्रैप कर सकती है। ये अपनी सरफेस पे हाइड्रोजन गैस के एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को क्या करेगी, ट्रैप कर लेगी। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं बच्चों ओक्यूलेशन। क्या बोलते हैं, ओक्लूसन। ओक्लूसन इसको हम बोलते हैं। तो ओक्लूसन का मतलब क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ए गैस बाय ए मेटल, प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ए गैस बाय मेटल सरफेस, मेटल की सरफेस के द्वारा गैस को एब्जॉर्प्शन करना, क्या बोलते हैं उसको हम, ओक्लूसन। ठीक है, सबसे ज्यादा किस में होता है, ये होता है पैलेडियम के कोलाइडल में, कोलाइडल ऑफ पैलेडियम। पैलेडियम एक मेटल है, उसके बाद में पैलेडियम में, और उसके बाद में प्लेटिनम में, प्लेटिनम का नाम सुना होगा आप लोगों ने, और गोल्ड में, और सबसे कम निकल में ओक्लूसन होता है। ओक्लूसन का मतलब अभी हमने बताया, मेटल की जो सरफेस है ना वो हाइड्रोजन गैस को ट्रैप कर सकती है, और इस फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, ओक्लूसन कहते हैं। ये जो इसका इम्पोर्टेंट फीचर है ना, ये किस में काम आता है, ये रिडक्शन में काम आता है। किस में काम आता है, रिडक्शन में काम आता है। रिडक्शन का मतलब आप लोगों को समझ में आ ही चुका होगा, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने रिडक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिड्यूस करवाना, मतलब हाइड्रोजन गैस को ऐड करवाना। अगर हाइड्रोजन ऐड होती है या ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है, ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है, हाइड्रोजन ऐड हो जाती है, तो क्या होती है, रिडक्शन होता है। तो ये रिडक्शन करने में काम आते हैं, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का खुद का क्या होता है बच्चों, रिडक्शन होता है। पहले भी हमने आप लोगों को ये बताया हुआ है। ये बात आप सब लोगों को समझ में आ गई बच्चों, पॉइंट क्लियर है, पॉइंट समझ में आ गया। तो इसी वजह से जो मेटल्स है ना, कौन कौन सी, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, इनका हम यूज करते हैं विद विद हाइड्रोजन, विद हाइड्रोजन। निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम विद हाइड्रोजन, इनका यूज करते हैं हम रिडक्शन के लिए। इसका हम यूज करते हैं रिडक्शन में। जब भी कोई रिडक्शन की रिएक्शन आएगी तो हम निकल हाइड्रोजन, पैलेडियम हाइड्रोजन, प्लेटिनम हाइड्रोजन का यूज करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास में थर्ड टाइप का हाइड्राइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल या मेटेलिक हाइड्राइड। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों
वाटर के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। यस बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में इसका हम देख लेते हैं बेटा, इसका मोलिकुलर मास कितना होता है। तो आप लोगों को पता है वाटर का अगर मोलिकुलर मास, तो बता दो बच्चों, ग्राम पर मोल में कितना होता है। तो वाटर का मोलिकुलर मास होता है 18 ग्राम पर मोल। मोलिकुलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम पर मोल। मतलब एक मोल वाटर की जो वेट है वो 18 ग्राम होगा। अगर एक मोल वाटर को 1 मोल ऑफ वाटर ड्रॉपलेट या वाटर मॉलिक्यूल, ड्रॉपलेट नहीं, वाटर मॉलिक्यूल्स हम बात करते हैं। 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब 6.022 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल्स। इसका अगर हम वेट करें तो इसका वेट आएगा 18 ग्राम। ये 18 ग्राम भारी होंगे, ये मतलब है इसका मोलिकुलर मास। उसके बाद में मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट केल्विन में हम बताएंगे, यह 273 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। फिर इसका बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है पानी का, पता है किसी को? वो सिंपल क्वेश्चन पूछा बेटा मैंने। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बताओ जल्दी से। हाँ 100 डिग्री तो है। केल्विन में बताओ, केल्विन में, केल्विन में लिखो, केल्विन में बताओ बच्चों। 373 केल्विन होता है। ठीक है। उसके बाद में डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1 होती है डेंसिटी। ठीक है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब बताओ मुझे, मैक्सिमम डेंसिटी, वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी किस टेम्परेचर पे होती है? तो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वाटर की 4 डिग्री सेल्सियस पे। 4 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 277 केल्विन। 277 केल्विन पे वाटर की जो डेंसिटी डेंसिटी है वो कैसी होती है? मैक्सिमम होती है। वाटर की डेंसिटी कैसी होती है? मैक्सिमम होगी 277 केल्विन पे। बात समझ में आ गई? इसके बाद में हमें पढ़ लेंगे बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो हम देख लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर ये होता है 78.39, ये ध्यान देना है आपको। देन इसकी विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ वाटर, विस्कोसिटी होती है वाटर की 293 केल्विन पे, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पे इसकी विस्कोसिटी होती है 0.8903 सेंटीपोज। सेंटीपोज में ये विस्कोसिटी इसकी, मतलब ये कितना ज्यादा विस्कस होता है। ठीक है। तो ये हमने कुछ इसके प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन कर लिया। ठीक है। अब हम इसमें कुछ और पॉइंट ऐड कर लेते हैं कि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है ना वो हाई होती है। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज हाई। स्पेसिफिक हीट वाटर की हाई होती है। और साथ साथ में इसकी थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी भी क्या होती है? हाई होती है। ठीक है। और सरफेस टेंशन, वाटर की सरफेस टेंशन भी होती है, आपको पता होगा बच्चों। सरफेस टेंशन ये भी वाटर की हाई होती है। सरफेस टेंशन
थर्मल कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है बेटा कि 1 ग्राम 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से रेज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसे हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। 1 ग्राम पानी ले लो, उसका टेम्परेचर हमें 1 डिग्री बढ़ाना है, ठीक है। तो जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसे हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। देन थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने ये पहले ऑब्जर्व भी किया होगा या आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि पानी देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। पानी देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। तो ये जो फीचर है ना, मतलब अपने अपने अ, अपने मॉलिक्यूल्स के अंदर हीट को कंटेन रखने की जो कैपेसिटी है, हीट को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है वाटर की, उसे हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। इसी वजह से वाटर का यूज किया जाता है। कभी कोई घाव हो जाता है, स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, तो वाटर बॉटल से हम उसको क्या करते हैं, सिकाई करते हैं घाव की। आप लोगों को पता होगा, वाटर बॉटल, हॉट वाटर बॉटल से हम उसको क्या करते हैं, उसके घाव के ऊपर रखते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। सरफेस टेंशन पानी की ज़्यादा होती है दूसरे लिक्विड के कंपैरिजन में। और वाटर की सबसे इम्पोर्टेंट खासियत है फिजिकल प्रॉपर्टी में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 78.39 होता है। इसी वजह से वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। इसमें वाटर में मोस्ट ऑफ आयोनिक कंपाउंड आर सोल्यूबल इन वाटर। इसका रीजन क्या है, क्योंकि वाटर का क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, और साथ में वाटर क्या है, पोलर सब्सटेंस। वाटर कैसा है, पोलर सब्सटेंस, इसमें पोलरिटी होती है वाटर में, H2O के मॉलिक्यूल में पोलरिटी होती है। तो इस वजह से, और एक और इम्पोर्टेंट फीचर है वाटर का, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये इम्पोर्टेंट फीचर है वाटर का। तो वाटर क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, ज़्यादा होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो है ना वाटर है, जब हम इसको ठंडा करते हैं, इसका टेम्परेचर डाउन करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आइस के मॉलिक्यूल में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो लिक्विड है ये सॉलिड का फॉर्म ले लेता है। अब हम इसमें पढ़ेंगे बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। ये पॉइंट डिस्कस करेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो सबसे पहले इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों, सोल्यूबिलिटी, सॉरी स्टेबिलिटी। मतलब ये जो वाटर है ना, इसकी स्टेबिलिटी के बारे में हम पढ़ लेते हैं, स्टेबिलिटी। तो वाटर की जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है ना, हीट ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा एच की वैल्यू है -285.9 किलो जूल। अब हमें पता है बच्चों, जिसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है वो क्या होता है, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वाटर की हाई नेगेटिव हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है, हाई नेगेटिव, डेल्टा एच एफ लिखा मैंने, हीट ऑफ, हाई नेगेटिव हीट ऑफ फॉर्मेशन। मतलब ये है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो वाटर बनेगा,
तो साथ में हीट भी बाहर निकलेगी। कितनी हीट बाहर निकलेगी? 285.9 किलो जूल हीट बाहर निकलेगी। तो किस टाइप की रिएक्शन है ये? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच एफ की वैल्यू क्या आएगी? डेल्टा एच एफ का जो साइन आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और जिसके लिए नेगेटिव आता है मतलब जो प्रोसेस अपने आप में हो जाता है ना, स्पॉन्टेनियस, मतलब जिसके लिए नेगेटिव वैल्यू आएगी वो प्रोसेस कैसा होता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब है नेचर में अपने आप होने वाला प्रोसेस। तो स्टेबिलिटी इसकी हाई होती है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं इसका एसिडिक बेसिक कैरेक्टर, एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ वाटर। तो वाटर को कंसीडर किया गया है बच्चों एम्फोटेरिक नेचर का। वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब होता है ये जो वाटर है ना, वाटर ये एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और ये बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। ये एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है, बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। कैसे कर सकता है? देखो ध्यान से देखेंगे। वाटर अगर इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं अमोनिया से, वाटर की रिएक्शन अगर हम अमोनिया से कराते हैं तो क्या बनता है? NH4+ बनेगा और साथ में OH नेगेटिव बनता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे बच्चों, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्ट एंड लोरी कंसेप्ट, इस वाटर ने, ये अमोनिया ने क्या किया बच्चों? अमोनिया ने इसका H+ आयन लिया है। इस हाइड्रोजन ने H+, वाटर ने H+ आयन को अमोनिया को दे दिया है। अब जो H+ डोनर होते हैं ना, H+ डोनर का मतलब जो प्रोटॉन डोनर होते हैं, जो प्रोटॉन डोनर होते हैं वो क्या होते हैं? एसिड होते हैं। तो ये किसकी तरह काम करेगा? ये एसिड की तरह काम करेगा। अब ये एसिड की तरह काम करके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अपने रेस्पेक्टिव बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अपने रेस्पेक्टिव बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या है इसका? ये बेस है। ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, हम इसको एसिड 1 कर देते तो इसको हम बेस 1 कह देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों, ये एसिड की तरह काम कर रहा है, तो ये जो अमोनिया है ना, ये अमोनिया ये किसकी तरह काम करेगा? ये बेस की तरह काम करेगा। इसको हम बेस नेम 2 कर देंगे। अब ये बेस की तरह काम करेगा तो इसका ये क्या है? कॉन्जुगेट एसिड बन गया। ये एसिड का क्या होता है बेटा? कॉन्जुगेट बेस होता है। एसिड का क्या होता है? कॉन्जुगेट बेस। यहाँ पे ये जो एसिड है ना, ये वीक एसिड है। ये क्या है बेटा? वीक एसिड की तरह काम करेगा। ये वीक एसिड की तरह बिहेव करेगा। और वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो कैसा होता है? ये स्ट्रॉन्ग होता है। ये हमने पहले इसका ऐसा डिस्कशन कर लिया था आयोनिक इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयोनिक इक्विलिब्रियम जो चैप्टर पढ़ा था हमने, इसमें उस चैप्टर में इसको हमने डिस्कस किया था। ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अब ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है ये क्या करेगा? ये अमोनिया से NH4+ आयन से क्या करेगा? एक H+ ले लेगा। H+ ले लेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये वापस एसिड में कन्वर्ट होगा। अब ये एसिड जो है ये वीक एसिड होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? तो देखो ये बेस है तो ये क्या है बेटा? ये बेस है ना, ये बेस है तो ये क्या होगा? एसिड। तो इस टाइप से एसिड बेस का पेयरिंग हो गई। अब देखो यहाँ पे वाटर ने एसिड की तरह बिहेव किया था। अब अगर हम वाटर की रिएक्शन करवाते हैं H2S से, वाटर की रिएक्शन करवाएं हम H2S से, तो बनेगा H3O+ एंड HS नेगेटिव। यहाँ पे देखो वाटर ने क्या किया है? वाटर ने H+ आयन को रिसीव किया है। वाटर ने H+ आयन को रिसीव किया है। अब H+ आयन का मतलब है प्रोटॉन, हाइड्रोजन ने, वाटर ने क्या किया? प्रोटॉन को रिसीव किया है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है। और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो क्या होते हैं? बेस होते हैं। तो यहाँ पे वाटर किसकी तरह बिहेव कर रहा है? वाटर किसकी तरह बिहेव कर रहा है? बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो वाटर किस में कन्वर्ट हो गया? H3O+ में कन्वर्ट हुआ। तो ये क्या है? इसका कॉन्जुगेट एसिड है। ये बेस है तो ये किसकी तरह काम करेगा? ये एसिड की तरह काम करेगा। एसिड की तरह काम क्यों कर रहा है? क्योंकि इसने क्या किया है? प्रोटॉन को डोनेट किया है। किसको? वाटर को। वाटर को क्या किया है? प्रोटॉन को डोनेट किया है। H2S ने प्रोटॉन को डोनेट किया, किसको? वाटर को डोनेट किया।
बात समझ में आई? किस में कन्वर्ट हो गया? खुद किस में कन्वर्ट हो गया? ये जो एसिड है ये खुद किस में कन्वर्ट हो गया? ये अपने कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो गया। अब हम पढ़ लेते हैं बच्चों, वाटर जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। बहुत सारी रिएक्शंस में वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो वो रिएक्शंस भी हम देख लेते हैं कुछ। तो अगर वाटर की रिएक्शन हम करवाते हैं बच्चों सोडियम से, अगर हम वाटर की रिएक्शन करवा दें सोडियम से, तो इसको कन्वर्ट कर देगा ये NaOH में। ठीक है, तो ये किसकी तरह काम कर रहा है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, मतलब जो ऑक्सीजन की सप्लाई करता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब अगर हम एक रिएक्शन देखते हैं कार्बन, अगर कार्बन की रिएक्शन हम करवाते हैं वाटर से, कार्बन की रिएक्शन हम वाटर से करवाते हैं तो बनेगा हमारे पास में कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2। यहाँ पर भी देखो वाटर ने क्या किया है, इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड की, तो कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो ये यहाँ पे ऑक्सीडेंट की तरह काम कर रहा है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम कर सकता है। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कैसे काम करेगा, वो कुछ केमिकल रिएक्शंस हम देख लेते हैं। जैसे आयरन की रिएक्शन, आयरन की रिएक्शन अगर हम फ्लोरीन की रिएक्शन अगर हम वाटर से करवाते हैं, वाटर की रिएक्शन अगर